हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था दोस्तों 7 अप्रैल 2025 को। और उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए परीक्षा तक आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। और पद इसके अंदर 53,749 है। इसलिए ये परीक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर भी पिछली क्लासें जरूर देखें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोस्तों, ये संशोधित पाठ्यक्रम है जिसके अंदर देखिए 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के, 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के दोस्तों 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, कंप्यूटर के 5 प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल दोस्तों इसके अंदर 70 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे जीके से संबंधित। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 8वां नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ये पेपर है वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही क्रम को चुनना है। सही क्रम को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों, एक ही सही है, बाकी 3 है वो इसमें गलत दे रखे हैं। देखिए, बीसलपुर बांध बनास नदी, बिल्कुल सही है। बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर स्थित है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है। मेजा बांध खारी नदी, गलत हो जाएगा दोस्तों। मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है। कहां पर है? कोठारी नदी पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सिद्धमुख नहर ये दोस्तों यमुना नदी, ये भी गलत हो जाएगा। पोंग बांध चंबल नदी, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एक ही सुमेलित है इसमें। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किनके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? बताइए, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संरक्षित वन। संरक्षित वन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन है दोस्तों 36.99%। 36.99% है आरक्षित वन। संरक्षित वन की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों 56.51%। और तीसरा प्रकार है दोस्तों अवर्गीकृत, ये है दोस्तों 6.50% पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा है तो वो है संरक्षित वन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, कायलाना झील कहां पर स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, कायलाना झील है ये कहां पर है? जोधपुर में है। मीठे पानी की झील है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो सर प्रताप ने करवाया था, याद रखना। और इसी झील से दोस्तों कायलाना यानी कि कायलाना झील से जोधपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक चीज और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सब्जेक्ट वाइज प्रारंभ कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें। 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले गंगानगर बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है।
डॉक्टर कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला जैसलमेर बाड़मेर, गलत हो जाएगा दोस्तों। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। ठीक है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जैसलमेर, जोधपुर है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो दोस्तों ये उपलब्ध कराता है दोस्तों जोधपुर को। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना है वो हुई थी, ये भी याद रखना है। 7 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार यानी कि पाल वाले छोटे तालाब को क्या कहते हैं? क्या क्या कहा जाता है? एक बार फिर से देखिए, पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार वाले छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों, इस तालाब से छोटा रूप होता है और इसको बोलते हैं नाडी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नाडी की जो सामान्य गहराई है वो दोस्तों 4 से 5 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। दोस्तों कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था 4 भागों में, AW, BSHW, BWHW और CWG। ठीक है, तो यानी कि एक है दोस्तों इसमें शुष्क प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है आर्द्र प्रदेश और चौथा है अति आर्द्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है BWHW का। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ये वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, इसमें उष्ण शुष्क प्रदेश आता है ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा है वो कहां पर पाई जाती है बताइए? तो दोस्तों लाल लोमी मृदा है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी मिट्टी के अंदर दोस्तों मक्का, चावल और गन्ना की खेती है वो की जाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, देखिए 100 से कम यानी कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों के अंदर है। जैसलमेर का है 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। तो यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वो है दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और जैसलमेर में दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये जनघनत्व है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। बात दोस्तों यहाँ पर किसकी हो रही है? राजस्थान की हो रही है। और राजस्थान की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरतम बिंदु उत्तर में कौन आता है? गंगानगर। और गंगानगर का कौन सा गांव? कोणा गांव। कोणा गांव ये दोस्तों उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा के अंदर बताइए, बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। पूर्वी बिंदु कौन सा है राजस्थान का? तो वो है धौलपुर में, क्या नाम है? सिलोन गांव। सिलोन गांव, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है कटरा गांव, जैसलमेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए चोटियों के नाम दे रखे हैं, बहराच, मालखेत, सिरावास और बैराट। दोस्तों यहाँ पर देखिए पता होना चाहिए आपको कि इन मालखेत की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, मालखेत सॉरी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहराच की ऊंचाई। बहराच की ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर। मालखेत की ऊंचाई है वो दोस्तों 1052 मीटर है। कितनी है? 1052 मीटर।
सिरावाच की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 651 मीटर। कितनी है? 651 मीटर। और बैराट की है दोस्तों 704 मीटर। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को अवरोही क्रम में है वो बताना था, अवरोही क्रम में अपने को बताना था। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले आएगा इसमें मालखेत, फिर आएगा दोस्तों इसमें बैराज यानी कि 2-1, फिर 4-3, 2-1-4-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कूट भाषा के अंदर अगर अपन देखें तो 2-1-4-3 ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनास बेडच मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? बनास बेडच मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों बनास बेडच मेनाल का त्रिवेणी संगम दोस्तों ये भीलवाड़ा में है, बिंगोद भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है, एक बिंगोद भीलवाड़ा में, दूसरा राजमहल टोंक में, तीसरा है देवधाम टोंक में और चौथा है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। और एक और दोस्तों त्रिवेणी संगम सोमवाई जाखम वाला। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। तो 5 हो गए। ठीक है, 5 त्रिवेणी संगम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देवधाम जो टोंक में है इसके अंदर दोस्तों बनास, मानसी और बांडी इन नदियों का दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है। राजमहल टोंक में तो सभी को पता होगा बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम होता है। रामेश्वर घाट में चंबल बनास सीप का होता है और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोमवाई जाखम का और बनास बेडच मेनाल का त्रिवेणी संगम बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है? उष्ण ताप कटिबंध में आता है तो वो आता है दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी? पहली वन नीति है वो दोस्तों 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर धौलपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है तो दोस्तों ये धौलपुर से गुजरता है। कहां से? धौलपुर से गुजरता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5.66%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5.66%। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? बताइए, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा गंगानगर में की जाती है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई है वो जयपुर में की जाती है और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा में की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? बताइए कौन सा संस्थान कार्यरत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है वो कार्यरत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को बताना है। देखिए, यह प्रशस्ति के वर्तमान में केवल 2 शिलाएं ही उपलब्ध है। ठीक है, 2 शिलाएं ही उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि और महेश थे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराने का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों चौथा देखिए, इसमें इस प्रशस्ति में राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप तक के शासकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। दोस्तों इस प्रशस्ति में राणा हमीर का गलत हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है चंडी शतक गीत गोविंद, इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ये चीजें हैं वो गलत दे रखी है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है, दूसरी तरफ रियासत है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए मेजर बटन है, ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, बिल्कुल सही है। मेजर ईडन है, ये दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, बिल्कुल सही है। सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन, गलत हो जाएगा। सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे दोस्तों जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल, याद रखना, ठीक है। और उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी नंबर का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक गायक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान अपने साथियों को फ्रांस की क्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया? निम्नलिखित में से किस लोक गायक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान अपने साथियों को फ्रांस की क्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणेश लाल व्यास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जननारायण व्यास नहीं, गणेश लाल व्यास, ठीक है। और इन्होंने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों गणेश लाल व्यास होगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, रियासती विभाग का सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया था? सचिव था दोस्तों वीपी मेनन। वीपी मेनन, ये तो दोस्तों रियासती विभाग के सचिव। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण देवताओं, परियों तथा फरिश्तों ने किया है? किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण देवताओं, परियों तथा फरिश्तों ने किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मेहरानगढ़ की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अठपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के प्रकार है? बताइए, राजस्थान में अठपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के प्रकार है? तो दोस्तों ये पगड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार है? पगड़ी के। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो वो है रावण हत्था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रावण हत्था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है,
इसमें देखिए निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? बादशाह मेले का आयोजन है वो कौन सी तिथि को किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह मेले का आयोजन है वो किया जाता है। कहाँ पर? तो दोस्तों ब्यावर में। और इस दिन बादशाह की सवारी है वो निकाली जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य कौन से जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले सम्राट का नाम क्या था? राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले सम्राट का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले सम्राट का नाम है वो क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो उसका नाम था दोस्तों अकबर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? 1857 के विप्लव में मारे गए थे दोस्तों, कौन है? तो वो मारे गए थे मैकमोहन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, मैकमोहन मारे गए थे। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? बताइए कौन से नृत्य की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है? यानी कि कौन से नृत्य में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैर को संतुलित करते, यानी कि पैर को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य है? तो वो है दोस्तों भवाई नृत्य, ठीक है। और ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, विशेषकर उदयपुर जिले में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? दोस्तों मूसी महारानी की छतरी है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है मूसी महारानी की छतरी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में। 35 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से अजायब घर में सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिल्ली के अजायब घर में, दिल्ली के अजायब घर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, दिल्ली के अजायब घर में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को दोस्तों अपने को क्या करना है? पहचानना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अपने को बताना है कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ठीक है, वो गलत कौन सा दे रखा है वो बताना है। यहाँ पर देखिए संत नवलदास जी ने नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ लिखा था, बिल्कुल सही बात है। संत सहजोबाई गीत गोविंद टीका, ये गलत हो जाएगा। संत सहजोबाई की दोस्तों प्रमुख रचना थी सहज प्रकाश। कौन सी थी? सहज प्रकाश, ठीक है। संत रामदेव जी की रचना थी दोस्तों 24 वाणियां, बिल्कुल सही है। संत रामनाथ कविया की रचना थी द्रौपदी विनय, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जंतर, चौतारा और सतारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रवाज। रवाज है ये दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। सॉरी देखिए तत्वाद्य यंत्र रवाज है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है। तो रवाज और चौतारा और जंतर, ये दोस्तों क्या है? तीनों तत्वाद्य यंत्र है, इनमें तार लगे होते हैं। और सतारा है ये दोस्तों एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, जो हवा से फूंक मारकर बजाया जाता है, ठीक है।
और ये सतारा है, ये अलगोजा और बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सतारा है, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? सुरलिया जो आभूषण है ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कान में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन को हुआ था। बताइए, राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक है वो कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम सत्र है ये प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ठीक 2 दिन बाद में दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता के संबंध में सवाल उठे तो अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्य विधानमंडल में या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता के संबंध में सवाल उठे तो अंतिम निर्णय किसका होगा? तो दोस्तों अंतिम निर्णय है वो किसका होगा? तो वो राज्यपाल का होगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल का। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो उपयोग है वो दोस्तों शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित 24वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों से संबंधित 24वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? दोस्तों ये पारित हुआ था कब? तो ये 1971 में पारित हुआ था दोस्तों। ये 1971 में 24वां संविधान संशोधन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व है संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व है संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 343A के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये राज्य कदम उठाएगा। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध आदेश प्राप्ति या आदेश पारित होने की तिथि से कितने दिनों में द्वितीय अपील की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध आदेश प्राप्ति या आदेश पारित होने की तिथि से कितने दिनों में द्वितीय अपील की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, द्वितीय अपील है वो 90 दिन में की जा सकती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद है तो वो है 167 यानी कि 167। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है किसके द्वारा, बताइए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
राजस्थान राज्य परिषद का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपखंड दंड नायक यानी कि एसडीएम का नहीं है? बताइए एसडीएम का कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसडीएम का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए उपखंड क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू करना, उपखंड क्षेत्र में जेल, पुलिस, थानों तथा चौकियों का निरीक्षण करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपखंड दंडनायक के अन्य कार्य हैं वो दोस्तों इसमें ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे कार्य हैं, तो यहाँ पर कार्य हैं कर लेना। यहाँ पे उपखंड दंडनायक के कार्य दोस्तों ये सभी हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। रोजाना सुबह आपको 8 बजे दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। साथ ही दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सब्जेक्ट के अनुसार वो भी शुरू कर दी गई है, जिसमें आपको प्रतिदिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, जिसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीजों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अब अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? बताइए डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? अब डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये होता है दोस्तों डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसको आप टीबी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये डॉट्स प्रोग्राम का संबंध है वो क्षय रोग से है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी नियम का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मटर। मटर के पौधे पर दोस्तों इन्होंने आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है, तो दोस्तों वो अधातु है वो है सिलिकॉन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज मेमोरी है वो है केस मेमोरी। कौन सी? केस मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, तो वो है दोस्तों इसमें क्या? बताइए।
तो यहाँ पर देखिए वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, तो वो है दोस्तों स्पाईवेयर। क्या होता है? स्पाईवेयर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पाईवेयर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मालवेयर मत कर देना। आगे देखिए, इंटरनेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूचनाओं का सुपर हाईवे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, लाभ रहित संस्थान के प्राप्ति एवं खर्चे खाते को देखने के लिए फंक्शन की प्रयोग में आती है। बताइए, लाभ रहित संस्थान के प्राप्ति एवं खर्चे खाते को देखने के लिए दोस्तों F11 की का प्रयोग किया जाता है। F11 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS विंडोज में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कट के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कट के लिए। ठीक है, कंट्रोल एक्स के लिए, सॉरी कंट्रोल एक्स है वो कट के लिए प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल सी है वो कॉपी के लिए किया जाता है, और कंट्रोल वी है वो पेस्ट के लिए किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है। देखिए, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? बताइए, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है? एक तो है दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश, और एक है उदयपुर राजस्थान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ा रही हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है म्यांमार में। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में ही अपनी शिक्षा है वो प्राप्त की थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान किस अवसर पर चलाया जाएगा? ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान है वो किस अवसर पर चलाया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर चलाया गया है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जयपुर में किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? जयपुर में किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। अब दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित पिछले जो प्रश्न आपने पढ़े हैं वो राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न थे। अब अपन जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों इंडिया और विश्व के करंट अफेयर के 5 प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। लद्दाख में शुरू हुए खुबानी फूल उत्सव 2025 को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख में शुरू हुए खुबानी फूल उत्सव 2025 को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको चुली मेंडोक के नाम से जाना जाता है, चुली मेंडोक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
67 नंबर का प्रश्न है, प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया को वर्ष 2024 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया को वर्ष 2024 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पद्म विभूषण से। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी दारीपल्ली रमैया किस राज्य से थे? वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी दारीपल्ली रमैया किस राज्य से थे? दोस्तों ये बताइए कौन से राज्य से थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेलंगाना से। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना से। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रत्नापुर। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रत्नापुर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, किस इंग्लिश क्रिकेटर को ऋषि सुनक की इस्तीफा सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? बताइए किस इंग्लिश क्रिकेटर को ऋषि सुनक की इस्तीफा सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइटहुड की जो उपाधि है वो प्रदान की गई है दोस्तों जेम्स एंडरसन को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये 70 प्रश्न थे दोस्तों जीके के। अब अपन दोस्तों यहाँ पे हिंदी व्याकरण के जो 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न में 71 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है तो वो है दोस्तों अप्रत्याशित। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट आगे देखिए सही वर्तनी शब्द है, सही वर्तनी शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे जिजीविषा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिजीविषा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसको बोलते हैं धरोहर। क्या बोलते हैं कि यानी कि दूसरे की वस्तु अगर अपने पास रखी हुई है तो वो दूसरे की क्या है दोस्तों? धरोहर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। भाववाचक से संबंधित शब्द है वो कौन सा नहीं है? देखिए यौवन है, ऊंचाई है, चतुराई है, लेकिन भारत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। दोस्तों विशेषण को अपने को क्या करना है? पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नैतिक जो शब्द दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, नैतिक शब्द है ये दोस्तों विशेषण है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस अंक। क्या हो जाएगा? 100 प्लस अंक नहीं, 100 प्लस अक, ठीक है, 100 प्लस अक यानी कि सावक है और इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है, यानी कि किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है तो वो कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए माधव, केशव और पीताम्बर। माधव, केशव और पीताम्बर, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों नग। क्या है? नग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नग। 79 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है? यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। किसमें? यशोबिलासा में विसर्ग संधि, यानी कि दोस्तों यश है प्लस अभिलाषा, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है तत्सम व तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है?
तत्सम व तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तत्सम व तद्भव का असंगत युग्म है वो है दोस्तों इसमें वाष्प और वाप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये असंगत युग्म है, तो यहाँ पर वाप की जगह क्या हो जाएगा? भाप हो जाएगा। भाप होता तो ये सही होता, बाकी दृष्ट दीत वज्रांग बजरंग पकवानन पकवान। ठीक है, तो ये तत्सम और तद्भव शब्द युग्म का अपने को बताना था, तो ये डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चाबी, चाबी है ये दोस्तों, देशज शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं द्रुत मंद, द्रुत मंद। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? अभद्र का हो जाएगा दोस्तों भद्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कोवा चले हंस की चाल, कोवा चले हंस की चाल। देखिए जहां पर भी आपको लास्ट में ना दिख जाए तो वो क्या है? 90% मुहावरा होगा, और जहां पर आपको ना नहीं दिखे वहां लोकोक्ति होगी। देखिए इन तीनों ऑप्शन के अंदर देखिए दिखाना ना आ रहा है, करना इसमें भी ना आ रहा है, उगलना इसमें भी ना आ रहा है, तो ये तीनों ना आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या है? लोकोक्ति है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोवा चले हंस की चाल। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से यति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? निम्न में से यति शब्द का तद्भव शब्द है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए यति शब्द का तद्भव शब्द होगा जति। क्या होगा? जति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जति। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये वाक्य दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यह कुआं कैसे सूख गया। भाई कुआं तो पानी का ही होता है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आडंबर पूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए अपने को बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? ससुर का तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सवसुर। क्या हो जाएगा? सवसुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों मोर प्लस नी यानी कि मोरनी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरनी। ठीक है, अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, आई exclaimed with wonder that it was an excellent idea। डायरेक्ट स्पीच है दोस्तों ये। I exclaimed with wonder that it was an excellent idea। डायरेक्ट स्पीच में बताना है तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देखिए हाउ ऑफन यू गो टू द सिनेमा व्हेन यू वर इन जयपुर। तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा? देखिए इन दोनों वाक्यों के अंदर दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेस्ट है, टेंस है वो लगा हुआ है, तो यानी कि हाउ ऑफन यू गो टू द सिनेमा व्हेन यू वर इन जयपुर। तो वर आ गया, वाजवर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा यानी कि वेंट का।
तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए डीड लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों गतिरोध। क्या बोलते हैं? गतिरोध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गतिरोध। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी दोस्तों वही हिंदी ट्रांसलेशन करना है। देखिए ऑटोमेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको बोलते हैं स्वचालित। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो करना है अपने को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ओवर फंडामेंटल राइट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन इज ओवर फंडामेंटल राइट। सी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, इंग्लिश रूपांतरण करेंगे तो अपन हो जाएगा व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू कॉम्बाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज। दोस्तों यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बोलूं कि दो वाक्य हैं, ठीक है, कंबाइंड में, तो उनमें किसका प्रयोग होगा? तो दोस्तों उसमें देखिए कोलोन का प्रयोग होगा। यहाँ पे सॉरी, इसमें कोलोन का नहीं, सेमी कोलोन का प्रयोग होगा दोस्तों, सेमी कोलोन का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने को बताना है दोस्तों। आई समहाउ मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज। बताइए, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों देखिए एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पुल के पार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। बताइए, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द नॉइस आउटसाइड माई परफॉर्मेंस, द नॉइस आउटसाइड माई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अफेक्टेड। दोस्तों अफेक्टेड यानी कि प्रभावित करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे fill in the blank with the correct option from the options given below। देखिए they are poor happy, they are poor happy। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दे आर पुअर हैप्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बट हैप्पी। दे आर पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। कैन एनी मैन बाय टॉकिंग थॉट एड ए कुबिट टू हिज स्टेट्यूर। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस है वो दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये हो जाएगा दैट इज हाउ वन कैन एड ए कुबिट टू हिज स्टेट्यूर बाय टॉकिंग थॉट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ही सेड टू देम, ही सेड टू देम लॉक द डोर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का यानी कि 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए दे मेड हिम प्रिंस, दे मेड हिम प्रिंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ही वाज मेड प्रिंस। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दे लुकिंग आफ्टर ओपन सिंस 1995, सिंस 1995। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है हैव बीन। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 111 नंबर का प्रश्न है वो देख, सॉरी 106 नंबर का प्रश्न है वो देखिए। यहाँ पर गणित में अपन गणित के अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, गणित के अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 11 के अंदर। ठीक है, भाग 11 के अंदर गणित के अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की दोस्तों वार्षिक दर है वो, ये 6 से 1/2 कर लेना इसको। ठीक है, 6.5 कर लेना। वार्षिक दर है 6.5 से 8% हो जाने के कारण मुकेश की आय 40.50 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मुकेश का मूलधन कितना होगा दोस्तों। अब देखिए 6.5 में और 8 में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 1.5 का अंतर है। तो 1.5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1.5 बराबर हो गया दोस्तों 40.50। ठीक है, तो 1% बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 30, 1% बराबर कितना हो जाएगा 30, तो 100% बराबर कितना होगा 3000। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3000। ठीक है, यानी कि आप समझ में आ गया होगा 1.5 बराबर 40.50 है। ठीक है, 40.50 है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 नहीं है, 40 होता तो 3000 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 40.50 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दोस्तों डायरेक्ट ही अगर मैं बोलूं तो इसको 3000 नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे 40.50 इंटू 100 बटे 1.50, सॉरी 1.5, बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर 2700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 2700। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप डायरेक्ट भी भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पर 40.50 में 1.5 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना 27, और 27 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 पर संगणित ब्याज से 30 कम है, उधार दिए गए धन की समयावधि है। उधार दिए गए धन की समयावधि कितनी है, देखिए मूलधनों में अंतर है वो निकालना है। 1800 और 1650 दे रखा है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, मूलधनों में अंतर हो जाएगा। दर है वो दे रखी है दोस्तों 4%, ब्याज का अंतर है वो दे रखा है दोस्तों 30। ठीक है, अब दोस्तों समय बराबर है ब्याज का अंतर, समय बराबर है ब्याज का अंतर कितना है 30 इंटू 100 बटे दर इंटू मूलधनों का अंतर। दर है 4 और मूलधन का अंतर है 150। बस काट लीजिए, ये दोस्तों 50 से 2 बार कट गया, ये 50 से 3 बार कट गया, और ये 3 से 10 बार कट गया। तो 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2 20, और 20 में 4 का भाग दे लीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक क्या है, देखिए यहाँ पे 36 और 24 का अंतर कितने का आ रहा है, तो दोस्तों इसमें 10 का आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है 10 का, 36 सॉरी 12 का, कितने का आ रहा है 12 का, 6 और 6 12 बराबर 9 है, 12 बराबर 9% है। ठीक है, सॉरी 12% बराबर कितना है 9। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें एक जीरो लगा के और 12 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 12 सत्ते 84, फिर बचा दोस्तों यहाँ पे 6 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 75, यानी कि 7.5 है वो 1% आ गया इसमें। 7.5 कितना है दोस्तों, सॉरी 7.5 है, ये 10% हो गया दोस्तों। तो 100% कितना होगा 75। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.75 है
वो दोस्तों यहाँ पे 1% निकल कर आया है। तो 10% हो गया 7.5 और 100% हो गया 75। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या है वो क्या थी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, ऊपर तो 100 लिखना है, नीचे 105 लिखना है। यानी कि 1,76,000, 1,76,400 इंटू इंटू 100। भाई अपने को पहले की निकालना है ना, तो 100/105 इंटू 100/105। बस इसको काट लीजिए। अगर आपको आगे की निकालनी है तो ये 105 है वो आपको ऊपर लिखना है, और 100 है वो नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले की निकालना है, तो इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1,60,000। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक प्रशासक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया। ठीक है, 260 है वो तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगी? लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले तो वो क्या करता है कि उस उत्पादन लागत का 30% जोड़ देता है उसमें। ठीक है, यानी कि x इंटू 130/100 बराबर कितना दे रखा है? 260। ठीक है, अब छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे छूट के बाद विक्रय मूल्य यानी कि 260 इंटू 12% की छूट देता है, यानी कि कितना हो गया? 88/100। ठीक है, 260 इंटू 88/100 तो कितना आ जाएगा? 228, 228.80 ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, छूट के बाद विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 228.80, 228.80 माइनस 200/200। ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14.4% आएगा दोस्तों यहाँ पे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक दुकानदार 1,080 में एक कुर्सी खरीदता है। वह चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करता है। चिन्हित मूल्य रुपए में क्या है? चिन्हित मूल्य रुपए में क्या है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, x बराबर दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं 1,080 इंटू देखिए 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर 125/100 इंटू 100/75। बस यही है। इसको अपन 4/3 है वो लिख सकते हैं, इसको अपन 5/4 है वो लिख सकते हैं। तो यही है, इसको आप काट लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1,800 रुपए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1,800। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक सिलाई परियोजना की कुल लागत इस प्रकार है। एक सिलाई परियोजना की कुल लागत इस प्रकार है। 5,000 कच्चे माल की लागत है, श्रम लागत 500 और शिपमेंट की लागत है वो 100 रुपए थी। ठीक है, यानी कि कुल लागत है वो 5,000 है, कच्चे माल की लागत, श्रम लागत 500, शिपमेंट की लागत 100। प्रारंभिक लागत से यदि विक्रेता उत्पाद पर 30% लाभ रखता है तो उत्पाद की बिक्री मूल्य क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए कुल लागत है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 5,000 कच्चे माल की लागत है, तो 5,000 प्लस श्रम लागत 500 है, कितना हो गया? 5,500। और शिपमेंट की लागत है वो 100 रुपए है, तो कितना हो गया? 5,600। ठीक है, 5,600 हो गया। अब दोस्तों अपने को देखिए 30% लाभ कमाता है, तो दोस्तों 5,600 का 30% निकाल लीजिए, या सीधा पूरा ही मैं निकालूं इसके अंदर बिक्री मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 5,600 इंटू 130/100 तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। 56 इंटू 130 करोगे तो दोस्तों 7280 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दो अन्य किलोमीटर को 3.3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 घंटे प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करता है। पूरी यात्रा की लगभग औसत गति है वो क्या होगी? दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तीन भाई शुरुआत में 3 किलोमीटर दूरी, फिर 2 किलोमीटर, फिर दोस्तों 2 किलोमीटर बटे दोस्तों यहाँ पर देखिए 3/8, 3/8 प्लस 2/3 प्लस 2/2। बस इसको सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.43। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन उठा के कर लीजिए इसको। ठीक है, टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं कितने? 11, और 11 में से दोस्तों कप्तान की आयु है वो 28 वर्ष है और विकेट कीपर है वो उससे 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि विकेट कीपर है वो कितने का हो गया? 32 का। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो दोस्तों इसको अपन है वो ऐसे लिख सकते हैं और इसका समीकरण बन जाएगा। इसका समीकरण बन जाएगा दोस्तों 11x माइनस 28 माइनस 32 बराबर 9 खिलाड़ी बचे ना, और औसत है वो 2 का कम भी हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट x माइनस 2। बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर 11x माइनस 9x बराबर 60 माइनस 18। तो यहाँ पे 2x बराबर 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 115 नंबर प्रश्न, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष फल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष फल 20 देती है? ऑप्शन के अनुसार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 96 और 144 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 105 में से दोस्तों आपको क्या करना है? 9 घटाना है। ठीक है, 105 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 96, और 164 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, तो इसका आप मैसा पे निकाल लीजिए। मैसा पे निकलेगा दोस्तों 48 और वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है 7/116, 7/16, 9/24 और 11/64 का मैसअप है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका मैसअप हो जाएगा 7, 9 और 11 का मैसअप है, और यहाँ पे 16, 24 और 64 का मैसअप है। ठीक, सॉरी इसका लैसअप निकलेगा। 7, 9 और 11 का मैसअप हो जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे 16, 24 और 64 का लैसअप निकलेगा 192। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कितना? 1/192। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अब अपन 117 से 120 प्रश्न तक देखिए। एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं को दोस्तों B1, B2, B3, B4, B5 और B6 द्वारा 2000 और 2001 पुस्तकों का विक्रय ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर दें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 117 नंबर का प्रश्न है, शाखा B1, B3 और B5 की एक साथ मिलाकर दोनों वर्षों की कुल बिक्री 1000 संख्या में क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए B1 और B3 और B5 दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं B1 की है दोस्तों 80 और 105। 80 और 105 कितने होते हैं दोस्तों? 80 और 105 है वो 195 होते हैं। और यहाँ पर देखिए 195 तो ये हो गए, और B3 का हो जाएगा दोस्तों इसमें 95 और 110, 95 और 110 यानी कि 205। कितना हो जाएगा? 205। और क्या पूछा है? B5 का है दोस्तों इसमें 75 और 95, 75 और 95। ठीक है, तो 75
और 95 है वो कितने होते हैं 170। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल इनको जोड़ लेंगे तो 560 हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का बिक्री से अनुमान मालूम करना है। तो दोस्तों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए B2 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस 65, ठीक है। और B4 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 85 प्लस 95, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बिक्री की दोस्तों शाखाएं भी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे कुल बिक्री की शाखा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7/9 यानी कि 7:9। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों ऐसे ही है, शाखा दे रखी है। तो इसमें अपने को क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है। सबसे पहले औसत निकाल के फिर अपन को प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2001 में B1 B2 शाखा और B3 की औसत बिक्री वर्ष प्रतिशत थी। तो यहाँ पर B1 की मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों B1 की है इसमें 80, ठीक है 80। B2 क्या है दोस्तों इसमें 95, 80 प्लस 95। और B3 का है दोस्तों इसमें 70। तो यहाँ पर भाग 3, ठीक है। और इसमें देखिए B1 B3 और B6 का दोस्तों यहाँ पर औसत बिक्री देखिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 105 प्लस 65 प्लस 110। तो इनके अंदर तो वापस दोस्तों 3 का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.5। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2001 में शाखा B2 की तुलना में शाखा B3 की पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 100 है, ठीक है। 100 माइनस 110 हो जाएगा। इसमें कितना 110, ये देखिए B3 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें कितना है 110। तो 110 माइनस B2 में देखिए B2 में कितना है 65। तो यहाँ पर 100 माइनस 65/65। तो यहाँ पे 110 में से 65 गए, 110 में से 65 गए तो दोस्तों कितने बचे 45। तो यहाँ पे 45 इंटू 100/65 तो कितना हो जाएगा 69.2%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 8 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, तो वहां जाकर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।